18 और 19 मई 2024 की रात लगभग 2:15 के आसपास महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे और उसी का ही एक इलाका है कल्याण नगर। दरअसल इस रास्ते से एक लड़का गुजरता हुआ जा रहा था अपनी महंगी कार के साथ। उस कार को वो खुद चला रहा था, जिसकी उम्र लगभग 17 साल 8 महीने के आसपास होती है। नाबालिग होने के बावजूद उसने पहले तो 12वीं पास होने की खुशी में अपने 10 वाले दोस्तों को पार्टी दी और पार्टी देने के बाद उस कार को खुद ही ड्राइव कर रहा था और वो भी 200 की स्पीड पे चलाता है। सामने एक बाइक से टकराता है और बाइक सवार एक लड़का और एक लड़की दोनों की ही मौत हो जाती है। इसके बाद मामला अदालत पहुंचता है। किशोर न्यायालय में मामला पहुंचते ही उस लड़के से 300 शब्दों का एक निबंध लिखवाया जाता है और कह दिया जाता है कि तुम अब घर जाओ। जब ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचती है, तब एक पूरे देश के अंदर एक बहस छिड़ जाती है कि आखिरकार उस लड़के ने इतना बड़ा अपराध किया, 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो 2 लोग जिनकी वजह से उनके परिवार का भरण पोषण होता था, परिवार की जिम्मेदारी उठाई जाती थी। दरअसल कानून इतना लचीला है कि जिसकी वजह से फिर बहस होना लाजमी है ही। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। 1-2 नहीं, 23 बालकों की मौत हो जाती है। जब बालक मरते हैं तो उसी विद्यालय के अंदर, उसी परिसर के अंदर उनकी कब्र भी बना दी जाती है। मुख्यमंत्री भरोसा दिलाते हैं कि मैं इस गांव को गोद लेता हूं और इस गांव के विकास के लिए पूरी कोशिश करूंगा। ना तो कभी मुख्यमंत्री वहां गांव में आए और ना ही कभी उस मामले में जो अपराधी थे उन्हें कोई बड़ी सज़ा मिल सकी, और सज़ा मिलती भी है तो उन्हें आसानी से ज़मानत मिल जाती है और वो आराम से घूम रहे हैं। जबकि जब भी वो तारीख आती है जिस तारीख में उन बालकों की मौत हुई थी, तो उस गांव में ना कोई चूल्हा जलता है, ना कोई व्यक्ति हंस सकता है, बल्कि सबकी आंखों में आंसू होते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है सारण, और इसी सारण ज़िले का एक थाना लगता है मशरक। दरअसल बात कर रहा हूँ बिहार की राजधानी पटना से 80 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है गंडामन, और गंडामन में ही एक विद्यालय है जो कि सामुदायिक भवन में चल रहा था, धर्मा सती माता प्राथमिक विद्यालय। बात कर रहा हूँ 16 जुलाई 2013 की। दरअसल मेन्यू के हिसाब से उस दिन चावल और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी तैयार होनी थी, और जैसे ही रसोइया ने ये काम करना शुरू किया तो उसके बाद फिर देखा कि रसोई के अंदर तेल ही नहीं है, सरसों का तेल ख़त्म हो जाता है। वो सीधा हेडमास्टर के पास जाती है। हेडमास्टर यानी कि मीना देवी और रसोइया यानी कि पन्ना देवी। पन्ना देवी सीधा पहुंच जाती है हेडमास्टर के पास और उनसे जाकर कहती है कि मैडम, सरसों का तेल ख़त्म हो रहा है, क्या तुम सरसों का तेल मंगा दोगे? तभी वो कहती हैं कि परेशान क्यों होती हो, मेरे घर पर किसी बालक को भेज दो, और वहाँ से एक जगह वो बताती हैं कि वहाँ पर तेल रखा हुआ है, वो तेल लेके आ जाएगा। ठीक वैसे ही पन्ना देवी ने किसी बच्चे से कहा कि मैडम के घर जाओ, वहाँ से जाकर तेल लेके आ जाओ। जैसी जगह बताई थी वो बच्चा जाता है और वहाँ से तेल उठा कर लेके आता है। उसके बाद फिर सबसे पहले सोयाबीन की सिकाई होनी थी, उनको तलना था। इसके लिए जब कढ़ाई में तेल डाला जाता है तो तेल डालने के बाद पूरी कढ़ाई झागों से भर जाती है। इसके बाद मैडम दौड़ती हुई, यानी कि रसोइया दौड़ती हुई अपनी हेडमास्टर के पास जाती है और जाकर कहती है कि मैडम, जो तेल आपने मंगवाया है, दरअसल उस तेल को कढ़ाई में डालने के बाद पूरी कढ़ाई में झाग ही झाग उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? तो हेडमास्टर कहती है कि तुम परेशान क्यों होती हो, मैंने अपने हाथों से तेल ख़रीदा है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है तेल में कोई किस तरह की गड़बड़ नहीं है, तुम जाकर अपने खाने पर ध्यान दो। अब रसोइया जाती है। इस रसोइया के 3 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, और रसोइया जाती है, चावल बनाती है, सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाती है, और बनाने के बाद फिर जब वक्त होता है तो उन बच्चों को वो खाना परोस दिया जाता है। और जब बच्चे उस खाने को खाने के लिए तैयार थे, तब 1-2 बच्चों ने जब उस खाने को निवाला, उसका अपने मुंह में देते हैं, तो मुंह में देने के बाद बच्चे कहते हैं कि इसमें तो कुछ अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है, और बच्चों ने उस खाने को छोड़ दिया, यानी कि खाना खाने से इनकार कर दिया कि हमारा तो इसे खाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पर हेडमास्टर खड़ी हुई थी, जिनका नाम मीना देवी होता है। मीना देवी ने सब बच्चों को घुर्राते हुए, डांटते हुए, फटकारते हुए कहा कि तुम लोगों के दिमाग को कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं, इसलिए चुपचाप बैठकर इस खाने को खा लो। अगर किसी ने भी खाना खाने से ऐतराज़ किया तो उसे बाद में मैं उसकी पिटाई लगाऊंगी। जब ये बात हेडमास्टर बोलते हैं उन बच्चों से, तो बच्चों की मजबूरी थी कि किसी मास्टर के सामने बच्चों की बिसात भी नहीं होती है बोलने की, और उन बच्चों ने आराम से, इत्मीनान से, जितना खाना जिसके हिस्से में आते हैं उतना खाना बच्चे आराम से खा जाते हैं। लगभग 30 मिनट का समय जब बीत जाता है तो कई बच्चे अपने पेट में दर्द होने की शिकायत करते हैं, तो कई बच्चों को उल्टी आने लगती हैं। अब पेट का दर्द और उल्टी आने लगती है तो हेडमास्टर तक बात पहुंचती है। वो कहती हैं
कि जिन जिन बच्चों की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, एक काम करो, वो अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि वैसे भी दोपहर का तो समय हो ही चुका है, अब ज़्यादा देर स्कूल खुलने वाला भी नहीं है, घर जाकर आराम करना। मैडम ने कुछ अपनी जिम्मेदारी ना निभाकर उन बच्चों को कुछ इस तरह से बोल दिया कि बच्चे 2, 4, 5 बालक अपने घर चले जाते हैं, बाकी बच्चे विद्यालय के अंदर रुक जाते हैं। दरअसल इस विद्यालय के अंदर लगभग 89 बालकों का रजिस्ट्रेशन होता है, और ये बच्चे कुछ तो चले जाते हैं, कुछ बच्चे यही रह जाते हैं, और उनका पेट में लगातार दर्द होना शुरू हो जाता है, बच्चों को उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। लगभग 5 बच्चे अपने घर चले गए थे। कुछ देर के बाद खबर आती है कि पाँचों के पाँचों बच्चों की मौत हो चुकी है, और जब 5 बच्चों के मरने की खबर आती है, विद्यालय में आते हैं तो 3 बच्चे विद्यालय के अंदर मर जाते हैं। यानी कि महज और आधे पौन घंटे के बाद खाना खाने के उन बच्चों को उल्टियाँ शुरू होती हैं, और आधा घंटा और ही बीता होता कि 8 बच्चे और मर जाते हैं। जैसे 8 बच्चे मरने की खबर फैलती है तो पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। न केवल गांव में बल्कि आसपास के इलाके में भी खबर फैल जाती है, और धीरे धीरे करके वक्त जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बच्चों के मरने की संख्या भी बढ़ने लगती है। अब तक कुल मिला के 16 बच्चे मर चुके थे, और इसके हिसाब से अगर बाकी की बात करें तो इनमें से कई ऐसे बच्चे थे जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। उन बच्चों को जितनी जल्दी हो सकता था गाँव के डॉक्टर के पास लेके जाएं, या फिर नज़दीकी किसी CHC केंद्र या PHC केंद्र पर लेके जाएं, जहां स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को एडमिट कराया, लेकिन उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती चली जाती है, और जब तबीयत लगातार बिगड़ रही थी तो इस हिसाब से उन बच्चों को हायर मेडिकल सेंटर रेफ़र कर दिया जाता है। यानी कि सारे के सारे बच्चे जो अभी गंभीर हालत में थे, जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, उधर रसोइया की भी हालत बिगड़ने लगती है, और रसोइया सहित सब बच्चों को पटना के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया जाता है, और कुछ ही घंटों में खबर फैल जाती है कि 23 बालकों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 बालकों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। साथ ही रसोइया की भी हालत ज़्यादा ख़राब है। रसोइया के 2 बच्चों की तो मौत हो चुकी थी, एक बच्चा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अब इधर जो हेडमास्टर होती है वो, और अपने जैसे उसे पता चलता है कि बच्चे लगातार मर रहे हैं, शायद खाना खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, आखिरकार क्या वजह रही थी ये कोई जानता नहीं था। वो सीधा अपने घर जाती है, अपने पति अर्जुन राय से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो, नहीं तो गांव के लोग और सबके सब लोग बहुत बुरी हालत कर देंगे। तभी एक बालक होता है आशीष। आशीष के पिता होते हैं अखिलानंद, क्योंकि आशीष उनका इकलौता बच्चा था, वो मर चुका था इस खाना खाने के बाद। अखिलानंद सीधे मशरक थाने में जाते हैं, वहाँ जाकर एक FIR दर्ज कराते हैं, और FIR में नाम लिखवाते हैं मीना देवी, जो कि हेडमास्टर होती हैं, साथ ही उनके पति अर्जुन राय, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। अब ये मामला न केवल उस जिले सारण में था, बल्कि पूरे प्रदेश भर में फैल जाता है। पूरे देश की मीडिया में ये मामला बहुत तेज़ी के साथ हाईलाइट होने लगता है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार इन बच्चों की मौत की वजह क्या है, क्या नहीं है। कुछ बच्चों का इलाज चल रहा था, और कुछ बच्चे मर मर के वापस अपने गांव की तरफ आ रहे थे। गांव के सब लोगों ने उन बच्चों को इकट्ठा किया और एक जगह स्कूल के ही प्रांगण में रख लिया। अगला दिन यानी कि अब 17 जुलाई आ जाता है। 17 जुलाई के बाद फिर कम से कम आसपास के 100 गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इस घटना को लेकर लोगों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उबाल था। सबसे पहले जाकर थाने में जाकर लोग हंगामा करते हैं, थाने में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सरकारी वाहन थे उनमें आग लगा देते हैं, जो प्राइवेट वाहन थे उनमें भी आग लगा देते हैं, सड़क को जाम कर देते हैं। और उसके बाद बात यहाँ तक भी नहीं थमती तो जाकर जो रेल थी, रेल की पटरियों को भी जाम लगा देते हैं। अब जगह जगह बिहार के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अगले दिन बड़ी संख्या में बच्चों ने खाना खाने से इनकार ही कर दिया। न केवल उस जिले में बल्कि जहाँ जहाँ तक ये खबर जाती है, बच्चों में एक तरह से दहशत फैल जाती है कि आखिरकार करें तो क्या करें। पूरे गांव में रोवापेटी मची हुई थी। इस बच्चों को लेकर रो रहे थे, चीख रहे थे। कई बच्चे तो ऐसे थे जो अपने माँ बाप के इकलौते थे, कई बच्चे ऐसे थे जो एक दो थे, लेकिन बात चाहे इकलौते की हो चाहे बात ज़्यादा की हो, लेकिन जिसका जाता है, कहते हैं कि जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब जिसके बच्चे मर रहे थे उनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। अब मुख्यमंत्री ने ये आदेश किया कि मैं इस गांव को गोद में ले लेता हूं, साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। SIT का गठन किया जाता है और SIT का गठन करने के बाद साथ ही ये ऐलान किया जाता है कि मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही जिनका इलाज का मामला है उनका इलाज भी निःशुल्क कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी में एक घोषणा तो कर दी, लेकिन इस बात को बताते हैं कि कई साल बीत चुके हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है कि मुख्यमंत्री कभी भी इस गांव के अंदर गए ही नहीं, कभी जाकर देखने की कोशिश नहीं की और शायद विकास के मामले में भी इस गांव में कुछ ज़्यादा बदलाव भी नहीं हुआ। जब SIT ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है
कि जब रसोइया ने ये बताया था कि सरसों का तेल ख़त्म हो चुका है और यही बात मीना देवी तक पहुंचती तो मीना देवी कहती है घर पर तेल रखा हुआ है। दरअसल वो बालक गलती से तेल न लाकर कीटनाशक पदार्थ ले आता है और कीटनाशक पदार्थ बिल्कुल ऐसा ही था जैसे क्या सरसों का तेल होता है। और रसोइया ने इस बात का एहसास कराया था, लेकिन प्रधान अध्यापिका ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि रसोइया को पहले इग्नोर कर दिया। बाकी बच्चे जो बाद में खाना खाने से इनकार कर रहे थे, उन बच्चों को डराकर धमकाकर कहा कि तुम्हें ये खाना खाना ही है, किसी ने खाना खाने से इनकार किया तो उसकी पिटाई होगी। बच्चों ने मजबूरी में खाना खाया और उसके बाद फिर जब एसआईटी की जांच होती है, एसआईटी की जांच के बाद इस महिला को 2-3 दिन के बाद यानी कि 23 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही उस महिला यानी कि शिक्षिका के पति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस मामले की फिर अदालत में सुनवाई होती है। उधर लगभग कई दिनों तक यह बताया जाता है कि 1 महीने से ज़्यादा उस रसोइया का और बाकी जो 25 बच्चे बचे थे उनका इलाज चलता रहता है। रसोइया के 2 बच्चे मर चुके थे, 1 उसका बच्चा बाकी बचा हुआ था। वो बच्चे तो वापस आ जाते हैं। अब जो मरे हुए बच्चे थे उन बच्चों की उसी विद्यालय के अंदर कब्र बना दी जाती है, उन्हें वहीं दफना दिया जाता है। एक तरह से स्मारक बना दिया जाता है ताकि उनकी याद में हर साल उन्हें याद करके उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। अब वक्त आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद 29 अगस्त 2016 को इस महिला को यानी कि प्रधान अध्यापिका जो होती है उसको दोषी करार दे दिया जाता है और जो पति होता है उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिलता कि इस मामले में इनका कोई दोष है, जबकि बताया जाता है कि उन्होंने ही किसी चीनी मिल जो कि गोपालगंज में लगती है, उस गोपालगंज से की चीनी मिल से वो कीटनाशक पदार्थ खरीद के लेके आए थे। और ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि वो एक ऐसे बर्तन में, ऐसे डिब्बे में, ऐसे कंटेनर में रखा गया था जिस कंटेनर में बाद में सरसों का तेल का उपयोग किया जाने लगा था और वही सरसों का तेल फिर विद्यालय पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ये हादसा हो जाता है। इस महिला को 17 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन 3 जुलाई 2017 को फिर हाई कोर्ट में ये महिला अपील करती है और हाई कोर्ट से इसको ज़मानत मिल जाती है। ऐसा बताया जाता है कि ये महिला फिर बाहर निकल आती है। अब ये फ़िलहाल ये ऐसे दावे कर रही है कि जैसे क्या उसका कोई दोष ही नहीं था और वो बार बार उच्च कोर्ट में जाकर यही अपील कर रही है कि जो भी हुआ है वो मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर इसमें हेडमास्टर की गलती नहीं है तो फिर गलती किसकी है, ये साबित करने में भी दशकों बीत जाएंगे, लेकिन वो महिला आराम से अपने घर पर रहेगी या फिर विद्यालय में पढ़ाने जाएगी। लेकिन बच्चों के जो हुआ है, बच्चे जो मर गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, उनके परिवार वालों को कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक वैसे ही जैसे कि महाराष्ट्र के पुणे में एक रईस ज़्यादा जो कि अरबपति परिवार से बिलोंग करता था, 12वीं में पास हो जाता है और खुशी के मारे अपने 10 दोस्तों को वो पार्टी देता है। महज 90 मिनट के अंदर ही उसने 48,000 रुपये की अपने साथियों को शराब पिला दी थी और उसके बाद वो इतना खुश था कि उसने कार में बैठकर खुद ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करने के बाद सीधा दौड़ने लगता है, वो भी 200 की स्पीड पर, और ऐसे 2 लोगों की वो हत्या कर देता है। कैसे हत्या ही कहेंगे इसको, 2 लोगों को मौत के घाट उतार देता है जिनकी वजह से उनका पूरा परिवार पल रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि कम से कम कानून जब कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं तो कम से कम कुछ वकीलों की भी जिम्मेदारी बनती है, कानून की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को जो वाकई अपराधी हैं या जिन्होंने बड़ा अपराध किया है उनको बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने में अहम भूमिका निभाएं। ये लचीला कानून होने की वजह से ही बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं और बेकसूर कई बार सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते चले जाते हैं। दोस्तों, जाते जाते आज चंदन गौड़, हरीश जोशी, नीलू आज़मी, राजदेव सिंह, मोहन दास, प्रिंस कुमार, गुरविंदर सिंह, समर यादव, साहिल खान, अभिलाष तिवारी, कुसुमलता, तबरक हुसैन, अभिषेक आनंद, बीरू कुमार, प्रताप गौतम, सचिन शर्मा, ब्रजेश कुमार, राहुल कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।